अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने स्टार्ट किए थे, तो कुछ हमने ख़त्म किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिसीट्स से। तो रिसीट्स क्या होते हैं? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स एंड एसेट्स। बिजनेस में जब कहीं से भी आपको पैसा आए, चाहे गुड्स बेच के आए या एसेट्स बेच के आए, करंट एसेट बेच के आए या नॉन करंट एसेट्स बेच के, जहाँ से भी पैसा आपको आ रहा है उसे हम रिसीट्स कहते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन रिसीट है, पी साइलेंट होता है। तो रिसीट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक एसेट्स और गुड्स। तो जब हम नॉन करंट एसेट्स को बेचते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लैंड को सेल किया, हमने व्हीकल को सेल किया, प्लांट एंड मशीनरी को सेल किया, तो वहाँ से जो हमें कैश मिलेगा उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। तो नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस जो हमारा रहता है गुड्स का रहता है। जब हम गुड्स को सेल करके जो हम कैश रिसीव करते हैं उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। तो दोबारा से सुन लीजिए, नॉन करंट एसेट को बेच के जो हमें पैसा आता है दैट इज कैपिटल रिसीट, और गुड्स को सेल करके जो हमें पैसा कैश आता है उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडिचर। सो व्हाट आर एक्सपेंडिचर्स? एक्सपेंडिचर्स अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स और सर्विसेज। जहाँ पर भी हम पैसा खर्च करेंगे या हमें लाइबिलिटी चढ़ेगी, किस में? या तो एसेट खरीदने में या गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में। दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, एसेट खरीदने में या गुड्स और सर्विस को परचेज करने में जहाँ पर हमें कर्जा चल रहा है या हम स्पेंड कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। इन शॉर्ट, बिजनेस में जब भी हमसे पैसा जाएगा किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए, गुड्स को परचेज करने के लिए या लैंड को परचेज करने के लिए, करंट एसेट्स को परचेज करने के लिए, नॉन करंट एसेट्स को परचेज करने के लिए, तो सारे खर्चों को बोला जाता है एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ गुड्स को भी बोला जाएगा एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स को भी बोला जाएगा एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे अभी आपने देखा रिसीट्स में, रिसीट को भी हमने कैपिटल रिसीट्स में और रेवेन्यू रिसीट्स में किया, तो यहाँ पर वैसे ही होगा ऑपोजिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अमाउंट स्पेंट ऑन एक्वायरिंग ऑफ एसेट्स। तो अगर हम नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स पे पैसा खर्च करते हैं, खरीदते हैं, परचेज करते हैं, लैंड को परचेज करते हैं, बिल्डिंग परचेज किया, प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया, तो उस खर्चे को बोला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इट गिव्स बेनिफिट लेस देन 1 ईयर। वो खर्चा जिसका फायदा हमें लेस देन 1 ईयर हो उसे बोला जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, हमने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, क्योंकि एम्प्लॉय का बेनिफिट हमें 1 महीने मिलता है, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे की 1 महीने के लिए होता है, तो लेस देन 1 ईयर होगा। या और कोई खर्चा जिसका फायदा हमें लेस देन 1 ईयर होगा उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या दूसरी डेफिनेशन हम इसको बोल सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमारी सेल जनरेट होती है, हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। अच्छा, जो इसका बेनिफिट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट, इट गिव्स बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। अगर हमने लैंड या बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो उसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर होता है। लैंड का बेनिफिट तो 50 साल 100 साल तक हो सकता है, बिल्डिंग का बेनिफिट 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल। गाड़ी का बेनिफिट, हमने ट्रक खरीदी है, पिकअप खरीदी है बिजनेस के लिए, तो 10 साल 15 साल। कार खरीदी है तो 8 साल 10 साल 12 साल का हमें बेनिफिट होगा। प्लांट एंड मशीनरी 20 साल 25 साल। तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर हो, जिसका फ़ायदा हमें 1 साल से ज़्यादा मिलता हो, और जिसका फ़ायदा हमें 1 साल से कम मिलता हो उन्हें हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब हमारा रहा एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी हम खर्चा करेंगे उसे हम बोलते हैं एक्सपेंस। तो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज रहता है एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है। एक्सपेंडिचर बोला जाएगा दोनों को मिला के, कैपिटल वाला भी रेवेन्यू वाला भी। लेकिन एक्सपेंस बोला जाएगा सिर्फ जो रेवेन्यू के लिए होगा। तो सेल के लिए, सेल बढ़ने के लिए, सेल को जनरेट करने के लिए जो भी हमें खर्चा होगा उसे हम बोलेंगे एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल, आपको एम्प्लॉय को सैलरी देनी है तब आपका बिजनेस चलेगा, तो एम्प्लॉय की सैलरी कहलाएगी एक्सपेंस। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरनी है तब जाके आपका काम चलेगा, तो उसे हम बोलेंगे एक्सपेंस। आपको कैरेज, आपको फ्रेट, आपको किराया देना है, गाड़ी का, ट्रक का किराया देना है, रूम का किराया देना है, शॉप का रेंट देना है, तब जाके आपकी सेल होगी, तो इन सब को बोलेंगे हम एक्सपेंस। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल और रेवेन्यू को मिला के। एक्सपेंडिचर जो है ये ब्रॉडर टर्म है जो एक्सपेंस को भी इंक्लूड करता है, लेकिन एक्सपेंस जो है ये सिर्फ वो उसे कहेंगे जिससे हमारा सेल रेवेन्यू जनरेट होगा। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक है स्टॉक। अक्सर आपने सुना होगा स्टॉक। तो
अच्छा, स्टॉक क्या होता है? तो जब आप परचेज करोगे, गुड्स परचेज करोगे और अपने पास रखोगे, तो सब सब गुड्स को मिला के हम स्टॉक बोलते हैं। हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास कितने गुड्स हैं उसे बोला जाएगा स्टॉक। और जब हम बेचेंगे गुड्स, बेच के हमारे पास कितना माल रहा, सेल करके हमारे पास कितना गुड्स रहे, तो जो हमारे पास रहे उसे भी बोलेंगे स्टॉक। इन शॉर्ट, स्टॉक क्या होता है कि बिगिनिंग ऑफ ईयर हम चेक करते हैं हमारे पास स्टॉक कितना है, गुड्स कितने, तो उन सबको बोला जाता है स्टॉक। या एट द एंड ऑफ ईयर सब कुछ बेच के जो हमने सेल किया होगा, अब जो रह गया होगा उसे भी बोलेंगे हम स्टॉक। तो स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंट्री। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है स्टॉक इज ए टेंजिबल एसेट। ये टेंजिबल एसेट होता है। टेंजिबल एसेट क्या है? वो एसेट जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। हेल्ड बाय एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन और सेल। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हमने स्टॉक जो रखा है प्रोडक्शन के पर्पज़ के लिए, या अगर ट्रेनिंग बिजनेस है तो हमने स्टॉक खरीदा होगा, फिनिश्ड गुड्स खरीदे होंगे सेल के पर्पज़ के लिए। जनरली वी कैलकुलेट स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ, जनरली अक्सर हम क्या करते हैं काम एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, जैसे हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं बिगिनिंग ऑफ ईयर स्टॉक, और एट द एंड ऑफ ईयर साल के आखिर में भी हम स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं। बिगिनिंग ऑफ ईयर हम कैसे करते हैं? हमारा ईयर स्टार्ट होने वाला है तो हम स्टॉक देखते हैं हमारे पास कितने कितने गुड्स बचे हुए, तो ऐसे उसे बोल सकते हैं हम ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक या एट द एंड ऑफ ईयर जो है उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। हमने कितनी सेल की टोटल पूरे साल भर, अब कितना हमारे पास माल बचा हुआ है, तो उसे बोलेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ओपनिंग स्टॉक हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? स्टॉक हेल्ड एट द एंड ऑफ ईयर। तो स्टॉक से रिलेटेड और कुछ कंसेप्ट हमारे पास है। स्टॉक को हम 3 कैटेगरीज में और डिवाइड करते हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? जहाँ पर आप रॉ मटेरियल, आप गुड्स लाते हो, पहले फिर उनको मैन्युफैक्चर करते हो, फिर जाके बेचते हो। हम एग्जांपल लेते हैं टाटा इंडस्ट्रीज़ की। टाटा क्या करती है काम? गाड़ियाँ बनाती है। तो पहले वो स्टील लाएगी, बाकी चीज़ें लाएगी, जो जो गाड़ी में पार्ट्स लगते हैं, इंजन लगता है, सब कुछ लाएगा, फिर वो बनाएगा इंजन, फिर उसकी बॉडी बनाएगा, फिर सीट्स बनाएगा, उसके बाद उसको बेचेगा। तो टाटा जैसी कंपनी जो होती है उनके पास स्टॉक ऐसे होता है: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल क्या होता है? जैसे टाटा को ट्रक बनानी है तो पहले वो लोहा लाएगा, स्टील लाएगा, फिर फ्रेम बनाएगा, उसको उसके टायर बनाएगा, टायर मैन्युफैक्चर करेगा, इंजन को मैन्युफैक्चर करेगा। तो लोहा लाया तो लोहा क्या बन गया? हमारा रॉ मटेरियल। फिर उसने क्या किया काम? इंजन बनाया, टायर बनाया, फ्रेम बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन गाड़ी अभी अधूरी है, पूरी बनी नहीं है, समझो 50% बन चुकी है। तो वो स्टॉक जो जिसपे आधा काम हो चुका है 50% या मोर देन 50%, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसे हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस या WIP। इट इज़ ए स्टॉक दैट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड। वो स्टॉक जो अभी बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। दे आर पार्टली फिनिश्ड गुड्स, हम इनको बोल सकते हैं पार्टली फिनिश्ड गुड्स, अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी ये आधे ही हैं। अच्छा, फिनिश्ड गुड्स क्या होती हैं? स्टॉक वो स्टॉक जो तैयार है, जो मार्केट में जाने के लिए, सेल होने के लिए अब रेडी है, जिसमें अब कोई काम करना नहीं है, सिर्फ उसको बेचना है, उन्हें हम बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट है हमारे पास है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होते हैं? अच्छा, परचेज रिटर्न क्या होते हैं? परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड्स। अच्छा, जो गुड्स हमने परचेज किए, अगर हम उनको किसी भी कारण, किसी भी रीज़न से वापस दे दें, हमें नहीं चाहिए वो गुड्स, उसे बोला जाता है परचेज रिटर्न। मगर रीज़न होना चाहिए, जैसे क्वालिटी में कोई डिफेक्ट होगा, या जो हमने ऑर्डर किया था वो ऑर्डर हमें आया नहीं, तो रीज़न, कोई भी रीज़न होगा और हमने परचेज गुड्स को वापस कर दिया सप्लायर को, तो उन्हें बोला जाता है परचेज रिटर्न। इट्स ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड्स। गुड्स परचेज मे बी रिटर्न फॉर एनी रीज़न। हम कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे क्वालिटी में डिफेक्ट हो तो हम उसको वापस करेंगे, तो उन्हें बोला जाता है परचेज रिटर्न। सिमिलर इसके अपोजिट दूसरा है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्स। तो गुड्स जो हमने सेल किए हैं और हमारे कस्टमर वो हमें वापस दे रहे हैं किसी भी रीज़न से, वही डिफेक्ट होगा, या जो उसने मांगा था हमने वो दिया नहीं, या वो एक्सपायर हो गया होगा, ख़राब हो गया होगा, तो कस्टमर हमें वो वापस देगा, तो उन्हें बोला जाता है सेल्स रिटर्न। तो इट्स आल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्स। गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द कस्टमर्स आर आल्सो कॉल्ड सेल्स रिटर्न। तो गुड्स से रिलेटेड कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स हमारे पास हैं।
हम सेल पे दोबारा से आते हैं। सेल मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। सेल मीन्स सेल ऑफ गुड्स, जब गुड्स को हम बेचते हैं तब हम सेल बोलते हैं। तो सेल तो यहाँ कैश सेल हो सकता है या क्रेडिट सेल हो सकता है। कैश सेल हो गया तो एक एंट्री तो क्लोज, लेकिन जब क्रेडिट सेल होगा तो जिस कस्टमर को हम ये गुड्स बेचते हैं उसे बोला जाता है डेटर। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डेटर हमारे लिए एसेट होता है, बिकॉज क्योंकि हमें उस वहाँ से इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला होता है फ्यूचर में, वो हमें पैसा देता है फ्यूचर में, ठीक है। तो डेटर से आगे दूसरा वर्ड आता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है। बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? मान लो हमने किसी कस्टमर को गुड्स बेच दिए, उधार बेचे, क्रेडिट बेस पे बेचे, उसने हमें 2 महीने का टाइम दिया कि 2 महीने के बाद वो हमें पैसा देगा। 2 महीने के बाद जब हम उसके पास जाते हैं कैश लेने के लिए, अपना पैसा लेने के लिए, वो हमें पैसा नहीं देता है या वो भाग जाता है। ये भी रीज़न हो सकता है इंसॉल्वेंट हो गया, वो पैसा दे नहीं पाया, ठीक है। हमने बहुत कोशिश की, हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं था, या उसने माना ही नहीं कि मैंने आपसे कुछ खरीदा था, तो हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं था कि हमने इसको बेचा है या हमारा पैसा इसके पास है। तो इसी को देख के हमने क्या करना है फ्यूचर में काम, तो हम एक पेपर में उसके लिख के लेंगे। ये हमारा, मान लो ये हमारा पेपर है, ये हमने लिख के लिया उसे, यहाँ पर हम उसका साइन कराएंगे। जब हम उसको उधार बेचेंगे, क्रेडिट बेस पे सेल करेंगे, तो उसका नाम रहेगा, उसने क्या खरीदा, कब खरीदा, और उसे बोलेंगे वो पैसा कब देगा, उसके बाद उसका साइन इस पर लेंगे। तो ये जो पेपर है, ये जो एक्नॉलेजमेंट है, इसे बोलेंगे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो अगर जब वो साइन करेगा इस पर, तो हमारे लिए बन गया ये बिल्स रिसीवेबल। अब ये हमारे लिए एसेट है। तो क्रेडिट सेल में या तो डेटर बनेगा, ठीक है। अगर हमें कस्टमर पे भरोसा नहीं है, अगर हमें उसे लिख के लेना है कि वो कब पैसा वापस देगा, तब वो बन जाता है बिल्स रिसीवेबल। अब वो अगर इनकार करता है पैसा वापस देने से, हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, हम उसे स्यू कर सकते हैं कोर्ट में, आप उसको स्यू कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है, उसने हमें साइन करके पेपर पे लिख के दिया था, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल की डेफिनेशन है, इट मीन्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर। क्योंकि डेटर जो है, जिसको हमने गुड्स बेचे थे उधार, उसने अब उसको एक्सेप्ट किया। जब वो साइन करता है इस पेपर पर, इस एक्नॉलेजमेंट पर कि हाँ भाई मैंने आपसे सामान लिया है, मैं इस डेट पे आपको पैसा दे दूंगा, तो उसने एक्सेप्ट किया। द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन स्पेसिफिक डेट, क्योंकि इस पर डेट भी लिखी होती है कब हम पैसा लेंगे उसे और कितना पैसा लेंगे। तो जब वो साइन कर देता है इस पर, तो ये बन जाता है बिल्स रिसीवेबल। ये एक प्रूफ बन जाता है हमारे पास, एक एक्नॉलेजमेंट हमारे पास बन जाती है। तो इसका हमें बड़ा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा अलग से, फिलहाल के कंसेप्ट से मैंने आपको बोले। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में हम और कंसेप्ट कुछ सीखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा।